हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। जब हम 3D की बात करते हैं, हम इससे पहले वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ चुके थे जब हमने 2D की बात करी थी। इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ पुरानी बातों को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास ये था, पहला पॉइंट तो ये आता था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी के ध्यान होगा, हमने एक सिंगल वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना था, और यदि वो दोनों पार्ट एक दूसरे के, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए तो इन दोनों पार्ट को ही हम उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते थे। हमने प्लेन का मतलब 2D में कंपोनेंट हम समझ चुके थे। जैसे ये हमारे पास कोई वेक्टर था A, और ये हमारे पास थी x एक्सिस और ये हमारे पास थी y एक्सिस। सपोज कर लो ये एंगल थीटा था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी इसे मैंने नाम दिया था ax, और ये जो वैल्यू थी इसे मैंने नाम दिया था ay। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि ये वेक्टर बराबर आया था ax प्लस ay। इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म में समझा था तो ये आया था axi प्लस ayj, और इसी वेक्टर का यदि हमने मैग्नीट्यूड निकाला था तो वो आया था ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और यदि हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन निकाली थी तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये आई थी tan इनवर्स ay बाई ax। ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन आई थी। ये चीजें हम समझ चुके थे 2D में। आज हम किसी वेक्टर को 3D में समझेंगे, और 3D का मतलब होता है उसको किसमें स्टडी करना है, स्पेस में, जहां पे हमें किसी की भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े। 3 कोऑर्डिनेट में आपका एक x एक्सिस में आ जाता है, एक y एक्सिस में आ जाता है, और एक कोऑर्डिनेट आपका आ जाता है z एक्सिस में। अगर हमें किसी वेक्टर की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है तो हम बोलते हैं हम स्पेस में जा रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि 3D की बात है। हमारे पास जो बोर्ड है ये 2D है, लेकिन आपने चीजों को 3D में इमेजिन करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, और फिर हम समझेंगे 3D में कैसे कैसे किस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट क्या कहलाता है। सपोज कर लो ये हमारे पास एक वेक्टर है लाइक दिस। इस वेक्टर का मैंने नाम दे दिया OM। दिस इज ए वेक्टर, और इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिख दिया OM। मेरे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर की जो वैल्यू है वो है A। ओके, क्योंकि मैंने इसको 3D में तोड़ना है और ये बोर्ड 2D का एग्जांपल है, तो यहाँ से बड़ा सिंपल कंसेप्ट लगाते हैं। ये देखो, अगर मैं O को ओरिजिन समझ लूं तो यहाँ से ये जो एक्सिस बनेगी हमारी, ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस आप जानते हो x एक्सिस हो गई, और ये जो एक्सिस बनेगी ऊपर की तरफ इसको हमने नाम दे दिया y एक्सिस। ये 2D में हो गया। 3D में एक और एक्सिस बनेगी जो आपकी तरफ आएगी, और उस एक्सिस को मैं बोर्ड पे इस तरीके से दिखा दूंगा। ये हो गई मेरी कौन सी एक्सिस, तो आप जवाब दोगे z एक्सिस। ओके, अब इस वेक्टर को 3D में समझना था। आपका रूम 3D का एग्जाम्पल है। एक हम इस वेक्टर को पैरेललोपाइड में बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ पे हम एक पैरेललोपाइड बनाते हैं, और पैरेललोपाइड हमारा किस तरीके से बनेगा तो देखें, क्योंकि मैंने 3D की बात की है, 2D में कुछ नहीं था। 3D में क्या था, इस वेक्टर के 3 पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट कौन सी एक्सिस में आना है x, एक कौन सी में आना है y, एक कौन सी में आना है z। ठीक है, वो समझने के लिए, तीनों एक्सिस समझने के लिए मैं यहाँ पे एक पैरेललोपाइड बनाता हूँ। पैरेललोपाइड का मतलब एक 3D शेप बनाता हूँ। वो 3D शेप किस तरीके से बना रहा हूँ तो देख लो। ये मैंने बना दी 3D शेप। ये उस 3D शेप का हो गया फ्रंट जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये उस 3D शेप का आएगा बैक, ये वाला। इस बैक को मैं डॉटेड दिखा रहा हूं, आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। इस तरीके से ये हमारा पीछे का पोर्शन हो जाएगा लाइक दिस। इसको मैं इससे मिला देता हूं और इसको ऐसे लेके आता हूं,
और इसको इससे मिला देता हूँ। आप समझ गए होंगे। अब आपको लग रहा होगा डायग्राम थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा। मैंने यहाँ पे इस वेक्टर को एक 3D शेप में दिखाने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे एक पैरेललोपाइड अज्यूम कर लिया। अब आपको जो चीज ध्यान देनी है वो ध्यान ये देनी है, वो जो ओरिजिन है वो बैक साइड है। अब यदि मैं ये जो पीछे वाला जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया था इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा विजन क्लियर हो जाए। जो ग्रीन मेरी साइड है, ये ग्रीन साइड मुझे उस 3D बॉडी की बैक साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपकी बैक साइड आ गई। और आप ध्यान दो, रेड वाला जो है वो उसका फ्रंट पोर्शन दिखा रहा है। आप ध्यान देना, वेक्टर पिछली साइड से स्टार्ट होके, पिछले कॉर्नर से स्टार्ट होके अगली साइड की अपर कॉर्नर तक आया है। अगर मैं इस रूम की बात करता हूँ तो इस रूम में उधर मेरे पास एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर से एक दीवार इधर चली गई, एक दीवार इधर आ गई, एक ऊपर की तरफ चली गई। तो मैंने इस कॉर्नर से शुरू होना है और इसके अपोजिट उस कॉर्नर तक जाना है, ऐसे तिरछा जाना है। तो ये जो वेक्टर है ये उस चीज को, ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोपाइड। मैं इनको नाम दे देता हूँ। कुछ नाम आप इस तरीके से बोल सकते हो, M N P S T U, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। और अब आपके पास ये जो डायगोनल आया था, जो इस कॉर्नर से शुरू होके उस कॉर्नर तक जाना था, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया था, इस डायगोनल को अब हम 3 डायरेक्शन में तोड़ते हैं। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक ऊपर। अगर यहाँ पे आप समझेंगे, सपोज कर लो इसका इस डायरेक्शन में जो पार्ट है वो AX है, ऊपर की डायरेक्शन में जो पार्ट है वो AY है, और इस डायरेक्शन में जो पार्ट है वो कौन है, AZ। यानी कि A से इस डायरेक्शन में आप आए, Y से इस डायरेक्शन में गए, Z से इस डायरेक्शन में गए। ये ऊपर की तरफ है तो मैं इस पे एरो ऊपर लगाऊंगा और इस पे भी एरो कहाँ लगाऊंगा, ऊपर। ये इस तरफ है तो ये रेड वाला एरो मेरा इस तरफ आ जाएगा और ये रेड वाला एरो इस तरफ, ये इस तरफ आ जाएगा। ये वाला Z एक्सिस नीचे की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन मेरे पास ये बन जाएगी और इसकी डायरेक्शन मेरे पास ये बन जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये बन जाएगी। इस तरीके से मैंने डायरेक्शन ली है। मतलब जो ऊपर की तरफ साइड थी उन पे एरो ऊपर दिखा दी, जो इस तरफ थी उन पे एरो इधर दिखा दी, जो उधर थी उन पे एरो उधर दिखा दिए। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो OM को मैंने A लिया, O से लेके M तक का डिस्टेंस, सॉरी ये आप ले लो, इसको V ले लो। O से लेके V तक, इसे मैंने क्या नाम दिया, AX। ओके, और O से लेके S तक का डिस्टेंस, इसे मैंने क्या नाम दिया, AY। और O से लेके U तक का ये डिस्टेंस, इसे मैंने क्या नाम दिया, तो आप आंसर दोगे सर AZ। आई होप समझ में आ रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे थे और वो तीनों पार्ट एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। और आप जानते हो तीनों परपेंडिकुलर पार्ट का मतलब एक पार्ट आना चाहिए x एक्सिस में, एक पार्ट आना चाहिए y एक्सिस में और एक पार्ट आना चाहिए हमारे z एक्सिस में। तो जो पार्ट x एक्सिस में आया उसको हमने ax से लिख दिया, y में आया ay से लिख दिया, z में आया उसको हमने az से लिख दिया। अच्छा, अब ध्यान से देखो आप, ये जो डायगोनल है मेरा, जो इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक जाएगा, ये डायगोनल रिजल्टेंट है। अगर मैं ट्रायंगल अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल लॉ मैं किस ट्रायंगल के लिए अप्लाई करता हूं, तो मैं लिख रहा हूं OMN। कौन सी ट्रायंगल, OMN। ध्यान से देखो, O से लेके M इस तरफ एरो है, M से लेके N एरो ऊपर है और ट्रायंगल बनी कहाँ है हमारे पास, OMN। तो मैं इसको इससे मिला देता हूं इस डायरेक्शन में। ये देखो, O से लेके N, N से लेके M, यानी कि ये आपके पास बन गया O से लेके N और N से लेके M और ये बराबर हो गया O से M। आई होप समझ में आया होगा। मैं इसको निकालना चाहता था, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक वाले को निकालना चाहता था, तो मैंने क्या किया, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक नीचे नीचे चला गया और फिर वो ऊपर वाला डिस्टेंस था, ये डायरेक्शन इधर थी, वो डायरेक्शन ऊपर थी, इसकी डायरेक्शन उनकी अपोजिट थी। बोर्ड पे नहीं आ रहा होगा, अपने रूम से अज्यूम करना है इसको। अच्छा, अब
ओ एन को ध्यान से देखो, ओ से लेके एन तक। तो मैं अप्लाइंग पैरेललोग्राम ला, कौन से पैरेललोग्राम में? तो मैं आंसर दे रहा हूं ओ यू एन वी, ओ यू एन वी। देखो पैरेललोग्राम ला क्या कहता है? पैरेललोग्राम के लिए दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो ये वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर इधर गया, तो ये डायगोनल उनका रिजल्टेंट देगा। मतलब O से लेके ये वाला V और प्लस O से लेके U, ये हमें किसके बराबर मिलेगा? ON के। अब आप इसको अपनी इमेजिन से समझो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया, एक वेक्टर उस डायरेक्शन में चला गया। फर्श को देखो आप जहां पे बैठे हो, कॉर्नर से एक एक्स एक्सिस में गया, एक वाई एक्सिस में गया, तो एक पैरेललोग्राम आपने अज्यूम कर लिया। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का क्या देगा? रिजल्टेंट। ये मेरे पास वही डायगोनल है, तो ये ON की जो वैल्यू है मैं वो यहां रख देता हूं। तो मेरे पास आ गया OV प्लस OU प्लस NM, और ये मेरे पास आ गया OM के बराबर। और OM क्या था? मेन वेक्टर। OV क्या है? OV मेरे पास है AZ। OU क्या है? तो आप बोलोगे AX। और NM क्या है? N से लेके M, देखो N से लेके M यहां तक की दूरी बोल दो, चाहिए यहां तक की दूरी बोल दो, चाहिए ये दूरी बोल दो, चाहिए ये दूरी बोल दो, सेम है। यानी कि NM बराबर है OS के, और OS आपका कितना था? AY। ये आपका आ गया A। मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि वेक्टर A बराबर हो गया AX प्लस AY और प्लस AZ। इस तरीके से मैंने उस वेक्टर के 3 पार्ट ले लिए जो अलग अलग एक्सिस में थे, जो तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। ओके, एक बार मैंने ट्रायंगल आ लगाया, कौन सी ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। बोर्ड पे आपको लग रहा होगा सर ये अजीब सी है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब इसको अज्यूम करोगे तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर तक नीचे नीचे जाना, फिर उस कॉर्नर से ऊपर जाना, और फिर इस कॉर्नर को उससे मिला देना, ये वाला। तो ऐसे ऊपर इन दोनों का रिजल्टेंट ये दे देगा। ये हमने किया है। अच्छा, अब आप जानते हो, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसको कैसे लिखा जा सकता है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड, यानी कि वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहां से मैं ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? ए इंटू में ए कैप। इसका मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है? वेक्टर ए बराबर हो गया, ए एक्स को क्या लिखा जाएगा? ए एक्स, और इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में था? एक्स एक्सिस में आई लिख दिया, ए वाई जे और ए जेड के। अब यहां से आपको कुछ बातें समझ जानी चाहिए। या तो वेक्टर आपको ऐसा लिखा मिलेगा 3D में, या फिर वो ऐसा लिखा मिलेगा। ओके, अच्छा, अब हम समझते हैं इनके डायरेक्शन कोजाइन क्या होते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? डायरेक्शन कोजाइन। डायरेक्शन कोजाइन, देखो डायरेक्शन कोजाइन हमें उनकी डायरेक्शन बताते हैं, और कोस का मतलब जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा था उस डायरेक्शन में। तो आप इस चीज को ऐसे समझ लो, ये देखो मेरे पास 3 वेक्टर हैं इस तरीके से, 3 डायरेक्शन हो गई ऐसे, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, और ये ऐसा है, ये ब्लैक वाला। अब ध्यान से देखो, किसी के भी प्लेन के, देखो ना तो ऐसे है ना ऐसे है, बल्कि इस तरीके से है। मतलब रेड के साथ भी एंगल बना रहा है, ब्लू के साथ भी एंगल बना रहा है, और ग्रीन के साथ भी एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे मैं जो चीज बना रहा हूं उस पर ध्यान देना। डायरेक्शन कोजाइन क्या था? ये जो ए वेक्टर था, सपोज कर लो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा। आई रिपीट अगेन, ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, ए वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा, और ए वेक्टर ने जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया गामा। एंगल कैसे लेते हैं? तो दो वेक्टर के बीच 2 तरीके के एंगल बनते हैं जब उनकी टेल एक जगह रख दी जाती है, तो उनमें जो स्मॉलेस्ट वाला होता है वो उनका एंगल लिया जाता है। तो यहां से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती थी कि सर ये एंगल क्यों नहीं है, तो वी आर टेकिंग द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, मैंने क्या लिखा है? अल्फा वो एंगल है जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। अल्फा क्या था? वो वेक्टर, वो एंगल जो ए ने, वेक्टर ए ने किस एक्सिस के साथ बनाया? एक्स के साथ। बीटा क्या था? वो एंगल जो इसी वेक्टर ने कौन सी एक्सिस के साथ बनाया? वाई एक्सिस के साथ।
और गामा वो एंगल है जो इसी वेक्टर ने किस एक्सिस के साथ बनाया, तो जेड एक्सिस के साथ। ओके, अब जैसा कि आपको मैंने 2D में बताया था, 2D का मैं यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल करता हूँ, और 2D का कंसेप्ट आपके पास ये था, थोड़ा सा मन लगाना है यहाँ पे, कि ये आपके पास एक वेक्टर है A और ये आपके पास है एक्स एक्सिस, कोई सी भी एक्सिस हो, इस डायरेक्शन में आपने एंगल बनाया है। तो जिस डायरेक्शन में एंगल बनता था वो कंपोनेंट क्या बन जाता था, A कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला क्या बनता था, A साइन थीटा। तो हमने जिस डायरेक्शन में एंगल बना है वो देखना है। ओके, तो अब यहां से समझो थोड़ा सा इस बात को, क्योंकि ये वेक्टर एक्स एक्सिस में एंगल बना रहा है अल्फा, एक्स एक्सिस में एंगल बना रहा है अल्फा, यानी कि मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा, ये वेक्टर है A और इस एक्सिस में, दिस इज एक्स एक्सिस, यहां पे एंगल बना है अल्फा, और इस लाइन को यहां तक का जो डिस्टेंस था इसको मैंने AX से लिखा था। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आपका बड़ा सिंपल आंसर होगा, ये हो जाएगा A कोस अल्फा। ओके, या आप ये भी बोल सकते हो कि कोस अल्फा क्या होगा, AX बाई A। यहां से आप चाहो तो AX निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा A कोस अल्फा। कोस बीटा क्या होगा, अब ये देखो, ये वेक्टर आपका A था और ये डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा था बीटा, तो अब इस वाले को आपने क्या नाम दिया था, AY। तो इस डायरेक्शन में एंगल बनाया, पहले इसने बनाया था तो इसको अल्फा नाम दे देते, इसने बनाया तो इसको क्या नाम दे देंगे, A कोस बीटा। तो ये कोस बीटा हमारे पास क्या बनेगा, AY बाई A, और यहां से AY आपका आ जाएगा A कोस बीटा। सिमिलरली आप गामा एक्सिस के साथ, मतलब जेड एक्सिस के साथ, ये A था और ये आपकी जेड एक्सिस थी, ये एंगल गामा था, इस दूरी को आपने AY नाम दिया था। तो ये जो एंगल बना है इसका कोसाइन कौन हो जाएगा, कोस गामा, वो क्या बनेगा AZ बाई Z, और उसको क्या लिखेंगे AZ A कोस ऑफ गामा। आई रिपीट अगेन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, आपका जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसका कोस निकाल दो, वही वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कोस निकाल दो, और वही वेक्टर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कोस निकाल दो। तो कोस ऑफ अल्फा मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना है कैसे लिखेंगे, AX बाई A। ये आप एंगल निकालते कैसे हो, तो ये आप ऑलरेडी आपको बता के रखा, देखो आपने ये एंगल निकालना था, ये आपको पता था, तो AX बेस बटे हाइपोटेन्यूज कोस अल्फा होता है। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते गए, तो ये मेरे पास आ गया कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, तीनों की मेरे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैं ये जो वेक्टर आया था इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, और मैग्नीट्यूड मैं दो तरीके से निकालता हूं। पहले देखो, पहले मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का क्या निकालना है हमने, मैग्नीट्यूड। तो मैं बिना डायरेक्शन कोसाइन के इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूं, वो जरा समझ लो। देखो मैग्नीट्यूड निकालना था तो ये मेरे पास A था, A इन तीनों के बराबर था, तो मैग्नीट्यूड निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना था A का, और ये किसके बराबर था, ON और NN। ON और NN बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा होगा, पर आप जिस रूम में हो वहां से इमेजिन करो, इस बॉटम कॉर्नर से उस डायगोनली अपोजिट बॉटम कॉर्नर तक चले जाओ, ये साइड ठीक है आपको पता चल गई होगी, फिर उसी कॉर्नर से ऊपर चले जाओ, वो साइड आपको पता होगी, और फिर उस अपर कॉर्नर को इस बॉटम वाले कॉर्नर से मिला दो, तो ये जो बन गया इस तरीके का, ये आपने निकालना था। देखो ये आपको पता है, ये आपको पता है, मैं ऐसे बोल सकता हूं ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है, आपने ये निकालना है। तो ये ग्रीन क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उसका क्या निकाला जा सकता है, स्क्वायर रूट। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि मेरे पास जो A है वो हो जाएगा A का स्क्वायर क्या होगा, A ये वाली, ये क्या आई थी आपकी ON आपका यहां आया था, और ON आपका इतना आया था OV,
OV आपका था ये वाला और ये वाला था। तो इसको मैं बोल सकता हूं, देखो A का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ON का स्क्वायर और प्लस NM का स्क्वायर, और ON क्या था, OV प्लस OU, OV AX OU AZ, यानी कि AX का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर, और NM ये दूरी क्या है AY इसका स्क्वायर। तो A स्क्वायर क्या बन जाएगा, AX स्क्वायर AY स्क्वायर और AZ स्क्वायर। यहां से A क्या बच जाएगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा रूट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सर स्क्वायर कैसे ले लिया। तो बड़ा सिंपल है, आप चाहो तो सीधा सीधा भी निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई करी क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड के लिए जाना था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज ले तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये बेस किस किस का सम था, इसका और इसका, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो डायरेक्शन कोसाइन की मैं वैल्यू भी रख सकता हूँ। वैल्यू कैसे रखूंगा तो वो भी अब आप समझ लो। डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में हम किस तरीके से इनकी वैल्यू निकालेंगे। आपके पास कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा तीन टर्म आई हैं, और आपके पास वो जो वेक्टर लिया था उसको रिप्रेजेंट करना, उसको यूनिट वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट करना आपने निकाल दिया था। देखो आप चाहो तो ये निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास A आया था AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर और प्लस AZ वेक्टर। इस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर की टर्म में क्या लिख रहे थे, AXI प्लस AYJ और प्लस AZK। आप चाहो तो यहां पे AX की वैल्यू कितनी आई है, A कोस अल्फा, A कोस बीटा, A कोस गामा, ये भी रख सकते हो। ऐसा रखने पे यही वेक्टर क्या हो जाएगा, A कोस अल्फा I, A कोस बीटा J और A कोस गामा K। A कॉमन आ जाएगा, ये आ गया आपका कोस अल्फा I कोस बीटा J और कोस गामा K। ये थ्रू आउट हमने कॉमन निकाल दिया, आप देख पा रहे हो। इसको डिवाइड कर देंगे इधर तो ये आपके पास आ जाएगा कोस अल्फा I कोस बीटा J और कोस गामा K। वेक्टर को यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो बनता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया कोस अल्फा I कोस बीटा J और कोस गामा K। यानी कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आ गए। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइन हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए हम इनको डायरेक्शन कोसाइन नाम देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। अगर इस फॉर्मूले में आपके पास फॉर्मूला क्या आया था मैग्नीट्यूड निकालने का, A इज इक्वल टू AX प्लस AY प्लस AZ का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। चूंकि आपके पास ये फॉर्मूला आया था AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर का रूट, तो यहां से आप AX की वैल्यू ये आई थी आपके पास, आप लिख सकते हो A कोस अल्फा का स्क्वायर, AY की जगह आप क्या लिखोगे A कोस बीटा का स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिखोगे A कोस गामा का स्क्वायर। ओके, एंड यहां से A स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, इस तरीके से आ गया। A आपका बाहर आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, A से A कैंसिल हो गया, स्क्वायर को ये आपका आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, और स्क्वायर रूट को हटाओगे तो चूंकि ये एक है इतना ही रहेगा। और यहां से आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया कि जो डायरेक्शन कोसाइन आए हैं, कौन कौन आए थे, कोस अल्फा जो आपकी डायरेक्शन बताता था एक्स एक्सिस में, कोस बीटा जो आपकी डायरेक्शन बताता था वाई एक्सिस में, कोस गामा आपकी डायरेक्शन बताता था जेड एक्सिस में। उन डायरेक्शन कोसाइन का यदि हम स्क्वायर करते हैं और उनको सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, हमारा
1 के बराबर। सो दिस इज अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि किसी वेक्टर को 3D में कैसे ब्रेकअप करते हैं। चूंकि मैंने शब्द बोला रेक्टेंगुलर, इसका मतलब वो जो पार्ट हम डिवाइड करेंगे वो तीनों एक दूसरे तीसरे की किस में होने चाहिए, तो आपका आंसर आएगा सर वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। और 3D में जो 3 पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये आपने पढ़ा हुआ था। एक्स एक्सिस में I से लिखा जाएगा, वाई एक्सिस में J से और जेड एक्सिस में K से। तो हमने वो प्रोसेस स्टार्ट करी, हमने एक वेक्टर लिया, उस वेक्टर को हमने 3D में बनाना था। तो 3D का मतलब रूम में बनाना था। तो रूम में मैं एक डायगोनल, एक बॉटम कॉर्नर से उसके अपोजिट जो कॉर्नर है उसी प्लेन में नहीं, उसके अपोजिट, डायगोनली अपोजिट, उसके ऊपर की तरफ चला गया और मैंने एक 3D शेप बना दी। उस 3D शेप में मैंने इस डायगोनल का रिजल्टेंट निकालना था। तो इसका रिजल्टेंट क्या था, नीचे नीचे जाके वाली वैल्यू निकालनी और वो वाली वैल्यू निकालनी। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू थी, ये वैल्यू उस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्या आ जाएगी हमारे पास, रिजल्टेंट। और हमने ट्रायंगल पैरेललोग्राम लगाया, उनकी डायरेक्शन निकाली और हमने उसको सिंप्लीफाई किया। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि किसी वेक्टर को 3D में कैसे लिखा जाएगा, उसके साथ I J K मिलेंगे तो वो हमारे पास 3D में है। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर करके रूट निकाल लेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है, वाई एक्सिस में कितना आ रहा है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, या हो सकता है हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर लें। थैंक यू।